हाय क्यूटीज, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब क्लासेस। आज हम क्लास 12th की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और पार्ट 2 और आखिरी पार्ट आपके सामने है। ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट इंटरेस्टिंग रहेगा। इसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो पिछली बार हम बांग्लादेश कैसे क्रिएट हुआ, वहां पे उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या क्या चीजें थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद क्या हुआ, कैसे कैसे लीडरशिप आई, वो सब हम बांग्लादेश तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अब बारी आ रही है नेपाल की। नेपाल के हम बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम इसमें सारी कंट्रीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी कैसे लाई गई, डेमोक्रेसी कैसे अडॉप्ट करी गई, लोगों के मन में डेमोक्रेसी के बारे में क्या क्या इमर्ज हो रही थी फीलिंग्स, वो सारी चीजें हमने इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नेपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। आपका टॉपिक है मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। इसका मतलब पहले वहां पे मोनार्क सिस्टम हुआ करता था, फिर वहां पे डेमोक्रेसी आई। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ नेपाल में? मोनार्क मतलब राजा का राज, राइट। तो नेपाल में हिंदू किंगडम हुआ करता था और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। ठीक है, नेपाल एक हिंदू किंगडम हुआ करता था और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। इसके बाद वहां के जो लोग थे वो चाहते थे कि मोर रिस्पॉन्सिव सिस्टम उनको मिले, मोर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट उनको मिले, उनके आइडियाज को, उनकी चीजों को और अच्छी तरीके से समझा जाए, चीजों पे रिस्पॉन्ड किया जाए। बट किंग ने डेमोक्रेसी एक्सपैंड नहीं होने दी। किंग क्यों चाहेगा कि उसके हाथ से सारी पावर्स छीन ली जाए? नहीं चाहेगा। कोई अगर एक क्लास में मॉनिटर है आपकी, वो क्यों चाहेगा कि मॉनिटरशिप किसी और को मिल जाए, प्रीफेक्टशिप किसी और को मिल जाए? नहीं चाहेंगे। तो ऐसे ही मोनार्क ने भी रिस्ट्रिक्ट किया कि नहीं, डेमोक्रेसी नहीं बढ़नी चाहिए। बट स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बाद किंग ने एक्सेप्ट कर लिया, राइट, डेमोक्रेसी की डिमांड को एक्सेप्ट किया और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1990 में। बट बहुत छोटा करियर रहा डेमोक्रेसी का वहां पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बना बट उसके बाद माओइस्ट इन्फ्लुएंस फैलना स्टार्ट हो चुका था। माओ के जो आइडियल्स पे लोग चलते थे, उनका इन्फ्लुएंस फैलना स्टार्ट हो चुका था कई पार्ट्स में नेपाल के, राइट। वॉयलेंट, ये जो पूरा कन्फ्लिक्ट था ये वॉयलेंस में बदल चुका था। किनके बीच में? माओइस्ट के बीच में और आर्म्ड फोर्सेस, किंग की जो फोर्सेस थी उनके बीच में। ये पूरा स्ट्रगल फैल चुका था, वॉयलेंट हो चुका था, राइट। तो अब तक हम क्या पढ़ रहे हैं? अब तक हम पढ़ रहे हैं एक हिंदू हिंदू किंगडम हुआ करता था, राइट। वहां के लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए। डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट चाहते थे। बट किंग अपनी पावर्स किसी और को नहीं देना चाहता था, राइट। किंग अपनी पावर्स किसी और को नहीं देना चाहता था। बट प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हुआ, डेमोक्रेसी के लिए लोगों को जागरूकता हुई। तो वहां पे जो पूरा स्ट्रगल हुआ, उसके बाद किंग ने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया 1990 में। बट डेमोक्रेसी वहां पे बहुत टाइम तक नहीं टिक पाई। क्यों? क्योंकि माओइस्ट इन्फ्लुएंस नेपाल के काफी सारे पार्ट्स में स्प्रेड होना शुरू हो चुका था और ये पूरा जो सिस्टम था ये वॉयलेंट हो चुका जब माओइस्ट के बीच में और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, किंग की आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके बीच में लड़ाई छिड़ गई। इसके बाद एक ट्राइंगुलर कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। ट्राइंगुलर मतलब तीन ग्रुप्स के बीच में हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। पहले हमने पढ़ा माओइस्ट, दूसरे मोनार्किस्ट जो किंग के लोग थे, राइट, और तीसरा डेमोक्रेट्स जो डेमोक्रेसी चाहते थे। तो ये ट्राइंगुलर कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला। 2002 में किंग ने अबॉलिश कर दिया पार्लियामेंट को, बची कुची उम्मीद लोगों की छीन ली गई। पार्लियामेंट को अबॉलिश कर दिया गया, गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया। तो जो छोटा सा एक टुकड़ा बचा था नेपाल में डेमोक्रेसी का, वो भी हट चुका था। 2006 में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, पार्लियामेंट को रिस्टोर किया गया और नॉन वायलेंट मूवमेंट 7 पार्टी अलायंस ने चलाया। 7 पार्टी अलायंस मतलब 7 पार्टी अलायंस, माओइस्ट और सोशल एक्टिविस्ट, इन लोगों ने एक नॉन वायलेंट मूवमेंट लेड किया। 7 पार्टी अलायंस
7 पार्टीज, छोटी छोटी पार्टीज को मिला के एक पार्टी बनाई गई थी डेमोक्रेसी की जो बात करते थे उनके लिए, राइट। तो एक नॉन वायलेंट मूवमेंट इन तीनों पार्टीज ने, इन तीनों ग्रुप्स ने शुरू किया। इसके बाद अब ट्रांजिशन हो चुका डेमोक्रेसी में, तो लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज थे, लोग क्या चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहे। तो फर्स्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या चाहता था कि थोड़ी बहुत मोनार्की होनी चाहिए, नॉमिनल मोनार्की होनी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि हमें अपने पास्ट से अगर जुड़ के रहना है, हमें अगर अपने पास्ट को अपने साथ जोड़ के रखना है, तो थोड़ी बहुत मोनार्की, किंग का रूल होना जरूरी है। दूसरा ग्रुप था माओइस्ट का, जो कि मान चुके थे कि हम जो आर्म स्ट्रगल है, मतलब हथियारों का यूज हम नहीं करेंगे। वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में रेडिकल प्रोग्राम्स लाए जाएं। वो चाहते थे कि सोशल और इकोनॉमिक जितनी भी रिकंस्ट्रक्शन है वो हो। सोशल और इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन की बात करी माओइस्ट लोगों ने। ओके, इसके बाद जो ऑल द पार्टीज इन एसपीए, जो 7 पार्टी अलायंस में जितनी भी पार्टीज थी, वो इस प्रोग्राम से अग्री नहीं कर रही थी। कुछ पार्टीज कह रही थी कि हाँ वी आर इन, बट कुछ पार्टीज अग्री नहीं कर रही थी। 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन चुका था और मोनार्क पूरी तरह से अबॉलिश हो गया, और 2015 में वहां पे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो बहुत इजी स्टोरी थी, बहुत सही चीजें थी। कैसे किंग से लेके, किंग ने अपनी पावर्स नहीं देना चाहता था, बट लोग चाहते थे कि वहां पे डेमोक्रेसी आए। लोगों के स्ट्रगल के बारे में बताया गया, 3 ग्रुप्स के बारे में बताया गया जो इस पूरे उसमें इन्वॉल्व थे, राइट। इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं श्रीलंका। नेपाल यहाँ पे खत्म हो चुका है, अब हम श्रीलंका की स्टोरी पढ़ रहे हैं, जो कि आप लोग अपने 10th में भी पढ़ के आए हुए हो। बहुत इजी स्टोरी है। कौन से 2 मेजर ग्रुप्स थे, सिन्हला और श्रीलंकन तमिल। सिन्हला जो थे वहां की मेजोरिटी कम्युनिटी थी, और जो श्रीलंकन तमिल्स है वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज थी, राइट। जो सिन्हला है वहां पे सिन्हलीज लैंग्वेज जो थी वो मेजरली अडॉप्ट की गई थी, सिन्हलीज लैंग्वेज बोली जाती थी। और वहां के जो सिन्हला पीपल थे वो ये मानते थे कि जो श्रीलंका है वो सिर्फ सिन्हलीज के लिए है, तमिल्स को बिलोंग नहीं करता, तमिल्स वहां के नहीं है। ठीक है, इसलिए तमिल्स को कोई कंसेशन भी नहीं मिलना चाहिए, तमिल्स को कोई फायदा भी नहीं मिलना चाहिए श्रीलंकन होने का, राइट। वो उनको मानते ही नहीं थे कि वो श्रीलंकन है। और जो श्रीलंकन तमिल है वो तमिल स्पीकिंग पीपल हुआ करते थे, तमिल वहाँ की मेजर लैंग्वेज थी, बट उनको ये लगता था कि तमिल के जो कंसर्न्स हैं, तमिलियंस के जो कंसर्न्स हैं वो नहीं माने जा रहे हैं, जिसकी वजह से तमिल नेशनलिज्म, मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म इमर्ज हुआ। जिसके बाद जन्म हुआ LTTE 1983 के बाद LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम इमर्ज हुआ, जिसने डिमांड किया। देखो, जब तमिल एलम की बात करते हैं, एलम का मतलब है स्टेट, तो एक डिफरेंट स्टेट की बात की गई, किनके लिए, तमिलियंस के लिए, एक ऑटोनॉमी की बात की गई। ओके, जिसका पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसने ली, LTTE ने। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका जो था वो LTTE भी कंट्रोल कर रहा था। एक बहुत लंबे टाइम तक जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था श्रीलंका का वो LTTE कंट्रोल कर रहा था। LTTE इतना पावरफुल हो चुका था। इसके बाद इसमें इंडिया का रोल कहाँ से आया, हम इंडिया में ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखो, तमिलियंस जो थे, आपने अगर अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तमिलियंस कैसे गए श्रीलंका में। जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिगो की खेती करने के लिए, जबरदस्ती तमिलियंस या इंडियंस को भेजा गया श्रीलंका, और वहां पे उनके जो अभी जो वहां लोग रह रहे हैं उनके 4 फादर्स वहां गए, वहां पे रहे, उसके बाद वो जगह उनकी हो गई, वो वहीं रहने लग गए। अब जो तमिलियन पीपल थे इंडिया में, उनकी तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आया, ठीक है, कि भाई तमिलियंस के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करो, श्रीलंका में तमिलियंस के साथ गलत हो रहा है तो इंडिया को इंटरफेयर करना चाहिए। इस बारे में बात हुई, जिसके बाद 1987 में इंडिया ने एक अकॉर्ड, एक अग्रीमेंट साइन किया, जिसमें श्रीलंका को ये बोला गया
श्रीलंका में ट्रूप्स भेजे गए। इंडिया ने ट्रूप्स भेजे अपने सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए, सही करने के लिए, और रिलेशंस बिटवीन द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल्स, और जितने भी रिलेशंस खराब हुए हैं तमिलियंस के बीच में और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में, उसको सुधारा जा सके। तो अब तक क्या है कि जो तमिलियंस हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन तमिलियंस ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि आपको इंटरफेयर करना चाहिए, जिसके बाद 1987 में इंडिया और श्रीलंका में एक अकॉर्ड साइन हुआ जिसमें इंडिया ने अपने ट्रूप्स भेजे श्रीलंका में ताकि सिचुएशन को स्टेबलाइज किया जाए, राइट। इंडियन आर्मी गॉट इनटू अ फाइट, जिसके बाद LTTE के साथ इंडियन आर्मी की फाइट हुई। श्रीलंकन्स को लगा कि भाई ये तो इंडिया इंटरफेयर कर रहा है उसके इंटरनल अफेयर्स में, श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में इंडिया इंटरफेयर कर रहा है। 1989 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वापस ले लिया गया श्रीलंका से, बट अब जो ऑब्जेक्टिव था कि भाई श्रीलंका और LTTE और तमिलियंस के बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाया। इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को वापस ले लिया और 2019 में जब LTTE खत्म हो गई तब वहाँ पे आर्म्ड कन्फ्लिक्ट भी खत्म हो गया, श्रीलंका में आर्म्ड कन्फ्लिक्ट भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे श्रीलंका में कैसे चीज़ें बदली वो हमने पढ़ा। इन सब चीज़ों के बाद भी, अगर मैं आपको उसके फीचर्स बताऊं, इन सब चीज़ों के बाद भी श्रीलंका में इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिली है, ह्यूमन डेवलपमेंट हाई लेवल्स पे उसको रिकॉर्ड किया गया है। श्रीलंका वाज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू सक्सेसफुली कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। वहाँ पे जो पॉपुलेशन का रेट ऑफ ग्रोथ है उसको भी कंट्रोल करने की पूरी अच्छे से कोशिश हुई है श्रीलंका में। उसके अलावा द फर्स्ट कंट्री रीजन टू लिबरलाइज द इकोनॉमी, पहली कंट्री उस रीजन में जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, लिबरलाइज करने की कोशिश की। उसके बाद उसकी पर कैपिटा इनकम, GDP, इन सब सिविल वॉर्स के बाद भी बहुत अच्छे रेट पे ग्रो करी है। और इन सब चीज़ों के बाद भी, इतने सारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स के बाद भी वहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, मैंने बताया था डेमोक्रेसी वहाँ पे अडॉप्ट की गई थी और एग्जिस्ट करी। तो इन सब सिविल वॉर्स के बाद भी वहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम रहा, सही से एग्जिस्ट किया। ओके, तो ये सब आपका श्रीलंका के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद आपको इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में बताया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या क्या ऐसे इश्यूज थे जो इंडिया और पाकिस्तान फेस कर रहा था। ओके, इंडिया और पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट क्या क्या थे। सबसे पहला, सबसे मेजर, आपको पता ही है 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, जिसके बाद कौन सी एक स्टेट, कौन सा ऐसे रीजन के पीछे लड़ाई शुरू हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? कश्मीर। तो सबसे पहला हमारा कश्मीर इशू है जिसको लेके हमेशा हमारी वॉर्स हुई हैं। 1965, 1971, ये सारी चीज़ें हमारी वॉर हुई हैं। 1971 में इंडिया ने एक डिसिसिव वॉर जो थी पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत ली। 1971 में बांग्लादेश इशू हुआ था, तो वो वॉर तो इंडिया ने जीत ली, बट पाकिस्तान जो कश्मीर वाला इशू है वो अनसेटल्ड ही रहा अभी तक भी। आपको पता ही है कि आधा रीजन हमारा, काफ़ी रीजन हमारा पाकिस्तान में है कश्मीर का, और काफ़ी रीजन हमारा इंडिया में है कश्मीर का। ओके, तो ये जो मैटर था ये अनसेटल्ड ही रहा। इसके बाद पहला क्या रहा? हमारा कश्मीर इशू। दूसरा है हमारा एक्विजिशन ऑफ आर्म। 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट किया पोखरन में, जिसके रिस्पॉन्ड में पाकिस्तान ने कुछ दिन बाद न्यूक्लियर टेस्ट शेगाई हिल्स में कंडक्ट किया। पहले इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट किया, कहाँ पे? पोखरन में। इसके बाद शेगाई हिल्स में टेस्ट किया गया, एक्सप्लोजन किया गया, किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। किसके रिस्पॉन्ड में? कि इंडिया ने जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट किया था। तब से लेके अब तक दोनों ही कंट्रीज अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई हैं, और जिसकी वजह से दोनों ही कंट्री
वॉर के उस पे नहीं जा रही हैं, वॉर तक के लेवल पे नहीं जा रही हैं, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज अच्छी खासी मिलिट्री पावर अपने आप को बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद इंटरनल अफेयर्स में इंडिया और पाकिस्तान मानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की ना स्पाई एजेंसीज हैं, स्पाई एजेंसीज पाकिस्तान की आईएसआई और हमारे इंडिया की रॉ, राइट। तो दोनों की स्पाई एजेंसीज हैं जो कि मानते हैं, इंडिया मानता है कि जो आईएसआई है वो एंटी इंडिया कैंपेन्स कंडक्ट कर रहा है, राइट, एंटी इंडिया कैंपेन कंडक्ट कर रहा है, और पाकिस्तान बोलता है कि इंडिया ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है सिंध और बलूचिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में। तो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान में ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा हेडिंग है शेयरिंग ऑफ वाटर। शेयरिंग ऑफ वाटर के पीछे भी अभी आपने जो सारा वॉर का हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें आपने सुना होगा कि वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया गया है। ये एक अलग चीज है, अलग अलग स्टोरी है, क्या एक्चुअल है, आपको बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर मिल जाएंगी। बट अभी के लिए जो आपकी बुक में दिया गया है, 1960 में वर्ल्ड बैंक की हेल्प के साथ पाकिस्तान ने और इंडिया ने एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन की, ठीक है, जो कि बहुत सारे मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स हुए, बहुत सारी चीजें हुई, इसके बाद भी एग्जिस्ट की। उसके बाद भी इंडिया में और पाकिस्तान ने इसको तोड़ा नहीं, इसको आगे लेके गए, राइट। इसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट की बात की गई है। बॉर्डर डिस्प्यूट का मतलब है डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी, मतलब एक लाइन है सर क्रीक करके रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में, उसके लिए बहुत ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट होता है कि वो डिमार्केशन, उसके टेरिटरी को दोबारा से डीमार्क किया जाए, कि वो टेरिटरी, बेसिकली इंडिया कहता है कि वो टेरिटरी हमारी है, पाकिस्तान कहता है वो टेरिटरी हमारी है, तो सही से डिमार्केशन नहीं हुआ है, राइट। उसके लिए थोड़े से प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। इसके बाद इंडिया और बाकी सारी जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ रिलेशंस कैसे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ अग्रीमेंट एंड 2 पॉइंट्स ऑफ डिसअग्रीमेंट, और एज इट इज भी लिखा होगा, बहुत है, इनमें से दो पॉइंट्स आप लर्न कर लो, राइट। सबसे पहली चीज, बांग्लादेश के साथ हमारे नेगेटिव रिलेशंस क्या हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर वाटर्स हैं उनकी शेयरिंग के पीछे हमारी लड़ाई रहती है, राइट, सबसे पहला पॉइंट। अब बांग्लादेश जो इंडिया है वो खुश नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स आते रहते हैं इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद जो बांग्लादेश है वो एंटी इंडियन जो फोर्सेस हैं, ग्रुप्स हैं, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं, उनको सपोर्ट करता है, ये आपको बताया गया है। इसके बाद बांग्लादेश जो है वो रिफ्यूजल टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू द इट्स टेरिटरी, जो इंडियन ट्रूप्स हैं उनको बांग्लादेश अलाउ नहीं करता नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की टेरिटरी में घुसने के लिए, और बांग्लादेश ने मना कर दिया है कि नेचुरल गैस इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। तो मेजरली आप जो लर्न कर सकते हो, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर का शेयरिंग का इशू रहा है, और इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू रहा है। इसके अलावा नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने से मना कर देती है बांग्लादेश, और एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता है बांग्लादेश। ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। बट पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कि इकोनॉमिक रिलेशंस हमारे पिछले 20 साल में इम्प्रूव ही हुए हैं, अच्छे गए हैं। बांग्लादेश इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट रहा है। इंडिया की एक लुक ईस्ट पॉलिसी है जिसका पार्ट बांग्लादेश रहा है, मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है उसके साथ इंडिया अपने रिलेशंस कैसे इम्प्रूव कर रहा है उसकी बात इसमें की गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज, इन सब चीज़ों पे भी इंडिया और बांग्लादेश बहुत कोऑपरेट करते हैं। 2015 में उन्होंने कुछ इनक्लेव्स भी एक्सचेंज किए गए हैं, राइट। ये आपको सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, लर्न करने वाले हैं, समझने वाला ज्यादा कुछ नहीं है।
इसके बाद इंडिया और नेपाल के पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशंस क्या रहे हैं। पॉजिटिव में अगर मैं बताऊं तो इंडिया के लोग नेपाल जा सकते हैं विदाउट वीजाज, विदाउट पासपोर्ट, काम करने के लिए, वर्क पर्पस के लिए भी। ओके, ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इन सब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमारे रिलेशंस रहे हैं। अगर मैं नेगेटिव रिलेशंस की बात करूं तो चाइना और नेपाल के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, जिसकी वजह से इंडिया इस चीज़ को हॉस्टाइल मानता है, हॉस्टाइल कि ये चीज़ें हमारे इंडियंस के लिए ठीक नहीं है। माओइस्ट मूवमेंट इन नेपाल एज ग्रोइंग सिक्योरिटी थ्रेट, जो नेपाल में माओइस्ट मूवमेंट बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से इंडिया में काफ़ी सारे एरियाज में नक्सलाइट ग्रुप्स जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि बिहार में, नॉर्थ में बिहार और साउथ में आंध्र प्रदेश। काफ़ी सारे सिक्योरिटी इश्यूज इस वजह से इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, ये मानते, नेपाल कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है उसके इंटरनल अफेयर्स में, राइट। इसके बाद इंडिया और श्रीलंका के क्या रिलेशंस रहे हैं। इंडिया और श्रीलंका ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है, जिसकी वजह से इनकी जो दोनों कंट्रीज हैं उनके रिलेशंस काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। और श्रीलंका में सुनामी के बाद पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन में भी इंडिया ने हेल्प किया है, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज काफ़ी क्लोज आई हैं। अब इंडिया और भूटान की अगर हम बात करें तो जो भूटानीज मनार्क हैं उन्होंने मिलिटेंट्स को, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो मिलिटेंट्स जो कि भूटान से ऑपरेट कर रहे थे सारे ऑपरेशंस, उनको भी हटाने में, वीड आउट करने में हेल्प करी है। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ ऐसे मिलिटेंट्स थे जो कि भूटान से अपनी चीज़ों को ऑपरेट कर रहे थे, उसको भी भूटान ने हटा के इंडिया की बहुत बड़ी हेल्प करी है। लास्ट हमारी कंट्री जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है मालदीव्स के बारे में। मालदीव्स के साथ इंडिया के रिलेशंस मोर और लेस अच्छे रहे हैं। 1988 में नवंबर में व्हेन सम तमिल मर्केंडाइज फ्रॉम श्रीलंका अटैक्ड मालदीव्स, तो जो कुछ तमिल मर्केंडाइज थे उन्होंने मालदीव्स पे अटैक किया, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते थे, उन्होंने मालदीव्स पे अटैक किया। तब इंडियन एयरफोर्स ने हेल्प करी मालदीव्स की और उन ट्रूप्स को इन्वेजन करने से रोक दिया, मतलब कब्जा करने से रोक दिया, राइट। उसके बाद इंडिया ने आइलैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और टूरिज्म बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इंडिया ने मालदीव्स की, ठीक है। इसके बाद अब इन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं उनमें कोऑपरेशन कैसे हुआ, कैसे हम पीस बिठा पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा आंसर है सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, राइट। तो ये एक तरह का ग्रुप बनाया गया जिसका शुरुआत हुई थी 1985 में, जिसको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, बट काफ़ी सारे सार्क के मेंबर्स ने साफ्ता साइन किया। साफ्ता का मतलब क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया, जिसके बाद फ्री ट्रेड जोन्स को खोलने की बात हुई साउथ एशियन कंट्रीज में, कि साउथ एशियन कंट्रीज में फ्री ट्रेड जोन्स खोले जाएंगे, जिससे साउथ एशियन कंट्रीज आपस में ट्रेड रिलेशंस बढ़ा पाए। ये साइन हुआ था 2004 में, इम्प्लीमेंट हुआ था 2006 में, राइट। उसका पर्पस क्या था? ताकि ट्रेड टैरिफ्स को कम किया जाए, जिसकी वजह से ट्रेड को हम बढ़ावा दे पाए सारी कंट्रीज, राइट। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर। यही आपका चैप्टर था। थोड़ा सा आपको इसके बारे में, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैसे आप अपनी बुक से भी रीड करो, आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। और बाकी जब मैं एक 1 शॉट वीडियो भी इसकी बनाऊंगी, आधे घंटे के अंदर हर चैप्टर की 1 शॉट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी मैं, एक बार सारे चैप्टर्स कवर करने के बाद आपको और अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा, ये मेरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और उसके अलावा आपके पास कोई भी आइडियाज़ हैं, कोई भी टॉपिक्स है जिन पर आप वीडियोस चाहते हो, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसको रिस्पॉन्ड करूँगी, राइट। थैंक यू, बाय बाय।